कल हमने जो है पोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। पोलैरिटी के बारे में हमने देखा था कि पोलैरिटी का इस्तेमाल डीसी मशीनों में किया जाता है। ठीक है, डीसी मशीनों में करंट का फोकस कर लेते हैं, हम कंसंट्रेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर या जॉब के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पोलैरिटी की डेफिनेशन जानी थी। ठीक है, उसके प्रकारों के बारे में जाना था और उसकी उपयोगिता के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कॉमन वेल्डिंग मिस्टेक्स, यानी कि सामान्य वेल्डिंग त्रुटियाँ। अब कोई भी काम करते हैं हम, किसी भी काम में छोटी मोटी गलतियां रह जाना स्वाभाविक बात होती है। ठीक है, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो कई बार गाड़ी रॉन्ग साइड में भी चलानी पड़ जाती है हमें। ठीक है, तो उसके वो मिस्टेक हालांकि है। ठीक है, कई बार हम जानबूझ कर करते हैं, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां छूट जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार वेल्डिंग में भी कुछ प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ प्रकार की गलतियां रह जाती हैं। ठीक है, तो वो गलतियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है भाई स्पैटर। स्पैटर क्या होता है? ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रोड पिघलता है और बेस मेटल भी पिघलता है। बेस मेटल से हमारा मतलब होता है वेल्ड, ऐसी जॉब जिसको हमें वेल्ड करना है या वो पार्ट जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो धातु के दो टुकड़े भी हो सकते हैं, पाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमें बेस मेटल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड पिघलता है करंट के कारण, तो एक ताप के कारण पिघलता है। कई बार अगर ज़्यादा हीट हो जाती है, ज़्यादा करंट की मात्रा हो जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड ज़्यादा तेज गति से पिघलता है। और तेज गति से जब पिघलता है तो वो पिघलने के कारण क्या होता है, फिलर मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड में जो मेटल होता है उसको फिलर मेटल बोलते हैं। फिलर मेटल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जॉब के चारों तरफ बिखर जाता है। अगर दो पार्टों को हमें यहाँ से जोड़ना था तो यहाँ जमा होगा, बट इसके साथ साथ वो इधर उधर भी जमा हो जाएगा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। ठीक है, इससे फिलर मेटल की हानि होती है, फिलर मेटल की अक्षति होती है। ठीक है, तो इसको बाद में हम चीजल से और हथौड़े की सहायता से साफ कर देते हैं, क्योंकि ये वेल्डिंग की जो जॉब होती है हमारी, उसकी सुंदरता को प्रभावित करती है चीज़। ठीक है, तो ये स्पैटरिंग कहलाती है हमारी। एक प्रकार का फॉल्ट है, अधिक करंट के कारण उत्पन्न होता है और लंबी आर्क के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सही आर्क का इस्तेमाल करना है और करंट की उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है जितनी इलेक्ट्रोड और जॉब की मोटाई के अनुसार आवश्यक हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा ओवरलैपिंग। मैंने ओवरलैपिंग के बारे में बताया था कि भाई वेल्डिंग के लिए उतनी ही मात्रा की ज़रूरत होती है फिलर मेटल की जितनी उसको मजबूती दे सके। ठीक है, अगर हम कम जमाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा जमा हो जाएगी तो भी वो वेस्टेज है। ठीक है, अगर रेल की पटरियों के बीच में मैंने बताया था बिल्कुल आपस में सटा कर उसको वेल्ड कर दे तो वो भार को सहन नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि वो कमी हो जाएगी मेटल की। ठीक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा जमा दें तो भी संचालन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमें एक सीमित मात्रा ही उसके अंदर डिपॉजिट करनी होती है फिलर मेटल की, ताकि जो है संचालन ट्रेनों का आसानी से होता रहे। ठीक है, तो उसी प्रकार जोड़ों में भी ऐसा ही होता है। किसी भी प्रकार का जोड़ हम लगाएं तो हमें उतनी ही मात्रा में फिलर मेटल भरना होता है जितनी जोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कई बार पर क्या होता है कि जैसे ये है, ये ओवरलैपिंग है कि कई बार हद से ज़्यादा हमारी चलने की ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है, जिसको हमें चलने की गति बोलते हैं, वो बहुत धीमी हो जाती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पिघल के एक ही जगह जमा होता रहता है। ठीक है, तो ऐसी बीड दिखने में भी सुंदर नहीं लगती और फिलर मेटल भी अधिक खर्च हो जाता है, जिससे वेल्डिंग का खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे और कम कमाएंगे तो नुकसान है हमारा। ठीक है, तो हमें कम लगा के ज़्यादा लागत कम लगा के अधिक बेनिफिट कमाना होता है। ठीक है, तो हमें ओवरलैपिंग से बचना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड की गति हमें इतनी रखनी है कि सही मात्रा में ही मेटल निक्षेपित हो, डिपॉजिट हो। ठीक है, अधिक मात्रा में ना हो। उसके बाद 3 नंबर पे है भाई पोरोसिटी। पोरोसिटी पोलैरिटी के बारे में अंतर का हमें पता लग गया। पोलैरिटी करंट के बहने की दिशा को कहते हैं और पोरोसिटी से जो हमारा तात्पर्य होता है, कई बार वेल्डिंग बीड के ऊपर पिन टाइप के छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, छिद्रता का दोष कहते हैं, इसे गैस पासन कहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो वहाँ भी एक्टिव होती हैं। ठीक है, परंतु जब फ्लक्स जलता है तो वो ऐसी गैसें उत्पन्न करता है कि वो एनवायरनमेंट की गैसों को वेल्ड जोड़ से हटा देता है, यानी कि वो वहाँ पर एक्टिव नहीं हो पाती है।
ठीक है। तो जब वो कई बार क्या होता है कि वो गैसें इसके अंदर चली जाती हैं और जोब के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो जो वो छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, पोरोसिटी कहलाती है। इससे वेल्डिंग बीड कमज़ोर हो जाती है और उसकी सुंदरता भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो वेल्डिंग में ये दोष भी हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। कई बार मॉइस्चर वाले इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करने से भी ये दोष आ जाता है कि इलेक्ट्रोड नमी आ जाती है, बारिश का मौसम है, नमी आ गई, पानी में भीग गए, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करने से पहले उनको हमें सुखा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है भाई डिस्टोर्सन। डिस्टोर्सन को हिंदी में वक्रता कहते हैं भाई, विरूपण कहते हैं और वक्रता कहते हैं। यानी कि मैंने बताया वेल्डिंग एक तापानुशील क्रिया है। जैसे आप हाथों को रगड़ा जाए तो जितनी स्पीड हम बढ़ा देंगे, एक टाइम ऐसा आता है कि हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं घर्षण के कारण और हमें हटाने पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि उससे ज़्यादा गर्मी हम सहन नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हमारी ऊपर डिपेंड था। पर जब जोब एक निर्जीव चीज़ है वो तो नहीं हट सकती जब उसके ऊपर वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग में मैंने बताया था कि 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जोब के ऊपर गिरता है, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर से क्या होता है, कोई भी चीज़ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर गिरता है तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी जगह छोड़ के, ठीक है। और जब जोब ठंडी होती है तो वो यानी कि वेल्डिंग करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, वो वापस अपनी उसी स्थिति में आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ को खींचते हो तुम, ठीक है, बल लगाया तो खींच गई, छोड़ दोगे तो वो वापस उसी स्थिति में आने का प्रयास करती है, ठीक है। वो डिस्टोर्शन में क्या होता है, जब जोब ऐसा करती है, ठीक है। वेल्डिंग एक तापानुशील क्रिया है, ताप के प्रभाव के कारण जोब में जो है बढ़ोतरी होती है और जैसे ही वेल्डिंग हटाते हैं हम तो उसमें संकुचन होता है, यानी कि वो वापस सिकुड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। अपनी उसी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करती है जिस अवस्था में वो पहले थी। तो इसमें 3 प्रकार का डिस्टोर्शन आ जाता है जोब में, एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन, एक ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन और एक एंगुलर डिस्टोर्शन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन यानी कि जब जोब की लंबाई में अंतर आ जाए ताप के कारण, ठीक है, जोब की लंबाई बदल जाए उसको हमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन कहते हैं। इसको अनुदैर्घ्य विरूपण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ट्रांसवर्स यानी कि जब जोब की चौड़ाई में अंतर आ जाए किसी भी कारण से, ठीक है, जोब आगे पीछे खिसक जाए, उसकी चौड़ाई में कमी आ जाए, जब किसी और कारण से वो टेढ़ी हो जाए, ठीक है, ये चौड़ाई में अंतर आ जाए तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन कहलाएगी। यानी कि अनुप्रस्थ वक्रता या अनुप्रस्थ विरूपण उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है कोणीय विरूपण। कोणीय विरूपण से हमारा ऐसा होता है जब जोब के कोण में अंतर आ जाए ताप के कारण। अगर जैसे टी जोड़ है 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ना था हमें, और वेल्डिंग के बाद इसका कोण बदलकर 70 डिग्री हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए, कुछ और बदल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्टोर्शन कहलाएगी। यानी कि उसका कोण चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, तो वो एंगुलर डिस्टोर्शन है। 3 प्रकार के डिस्टोर्शन वेल्डिंग में ये पाए जाते हैं। फॉल्ट होते हैं वेल्डिंग के, वेल्डिंग में नहीं आने चाहिए, इसको रोकने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है भाई क्रेटर। जब हम वेल्डिंग बीट बनाते हैं तो एक चीज होती है, ठीक है, जैसे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड को ऐसे चलाते हैं, 70 डिग्री के एंगल पर चलाते हैं, थोड़ा जो व्यवहार रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मैंने बताया इलेक्ट्रोड पिघल जाता है। और लिक्विड कोई भी चीज़ जब होती है तो लिक्विड चीज़ आगे बहने का फ्लो जो उसका होता है वो आगे की तरफ होता है, प्रवाह, ठीक है। जो फ्लो होता है जब वो आगे की तरफ रहेगा तो क्या होगा, वो यहाँ पर जोब खत्म होगी, जहाँ तक जोब थी वहाँ तक ठीक आया, परंतु जब जोब खत्म हो जाएगी ये एक दिन से लिक्विड लुढ़क जाता है। और जब लिक्विड लुढ़क जाएगा तो एक इस प्रकार की गहरी झिर्री सी बन जाती है, लुढ़कने का निशान बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, क्रेटर कहलाता है। अब पूरी बीड ऊपर से एक जैसी आ रही थी, यहाँ कुछ अलग आकृति बन गई, तो इससे क्या होगा, वेल्डिंग बीड की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेल्डिंग बीड की सुंदरता प्रभावित ना हो। तो इसको कैसे रोकेंगे हम, जब 15 mm जोब रह जाए, ठीक है, जब 15 mm रह जाए, 70 डिग्री के एंगल को हमें 90 डिग्री पे कर देना चाहिए, धीरे धीरे 90 डिग्री पे कर दो उसे, ठीक है। और कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रोड को यहाँ पर रोक दो,
ठीक है, और फिर हटा लो तो ये आकृति हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्रेटर भी एक प्रकार का वेल्ड दोष होता है जो वेल्डिंग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कवरिंग होती है। ठीक है, जो लोहे की तार होती है उसके ऊपर एक मसाला चिपका होता है जिसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्लक्स होता है डिफरेंट टाइप के मिश्रण को मिलाकर बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के तत्वों को मिलाए जाते हैं उसमें। ठीक है, उससे वो बनाया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो जब जल जाता है तो उसको हम स्लैग बोलते हैं। जलीय अवस्था उसकी क्या कहलाती है, स्लैग या राख कहते हैं उसको। ठीक है, तो कई बार ये स्लैग जो होता है वेल्डिंग फीड के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, कई बार पिघल कर, वैसे तो ये ऊपर आ जाता है, एक प्रकृति का नियम है कि जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आती है और जो भारी चीज होती है वो नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये नीचे पिघली हुई धातु के साथ कई बार नीचे ही जमा हो जाता है वेल्डिंग बीड में। तो जब ये जमा हो जाता है तो क्या होता है, इससे ये वेल्ड बीड को कमजोर कर देता है। ठीक है, और वेल्डिंग बीड जब कमजोर हो जाती है हमारी तो ये एक प्रकार का दोष है, यानी कि वो जोड़ उसके ऊपर कोई भार टिकेगा तो वो भी गिर सकती है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर कमजोर होगी, अब वेल्ड जोड़ ये नहीं है कि सिर्फ हमें दो छोटे छोटे वर्कपीसों को जोड़ना है, वो तमाम वेल्ड जोड़ कहलाते हैं। जैसे तुम मेट्रो में बड़े बड़े पिलरों को जोड़ते हो, ठीक है, वो जोड़ ही है, एक प्रकार की जोड़ी तो लगाते हैं हम। ठीक है, तो जोड़ लगाकर ही हम किसी भी स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। अगर उसमें कोई कमी रह जाएगी वेल्डिंग में तो वो टूट सकती है, जाहिर ही बात है। ठीक है, अगर रेलवे पटरी पे ढंग से तुमने पिलर मेटल नहीं भरा गया उसके अंदर, ट्रेन गुजरेगी, एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी गुजरनी है, माल गाड़ियाँ भी गुजरनी है, लोडेड गाड़ियाँ भी गुजरनी है, सवारी गाड़ी भी गुजरनी है, दिन भर लाइन लगी रहती है, तो वो चीज़ें टूट जाएंगी। ठीक है, तो कमज़ोर जोड़ नहीं होना चाहिए कहीं भी, तो ये जोड़ को कमज़ोर करता है स्लैग इंक्लूजन। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करना है ताकि वो अच्छी प्रकार से जोड़ को भर पाएँ। ठीक है, तो हमें ऐसे डंप इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल नहीं करना है जिनके अंदर नमी हो। ठीक है, मॉइस्चर आया हुआ हो, कई बार मॉइस्चर की वजह से वो टूट कर इसमें स्लैग जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है वही अंडरकट। अंडरकट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कई बार मैंने बताया था वेल्डिंग का इस्तेमाल जो है जोड़ने के लिए भी करते हैं हम, और धातुओं को काटने के लिए भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि करंट तेज हो जाता है तो जॉब हमारी कट जाती है, उसमें कटिंग आ जाती है। ठीक है, तो जो वो कटिंग आ जाती है उसके अंदर उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अंडरकट बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरकट जो होता है एक प्रकार का दोष होता है जो कि अधिक करंट के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमें करंट की उतनी ही मात्रा को सेट करना है जितनी मात्रा आवश्यक हो। ठीक है, जॉब के अनुसार, इलेक्ट्रोड के अनुसार उतने ही करंट का चयन हमें करना है। ठीक है, उसके बाद जो है अनइवन बीड हुई। ठीक है, अनइवन बीड से हमारा आशय होता है एक ऐसी बीड जो इस प्रकार दिखाई देती है। अनट्रेंड वेल्डर आते हैं, जैसे अब तुम लोग आए हो, ठीक है, तुम्हें वेल्डिंग की नहीं कभी भी, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आए हो। ठीक है, अब तुम स्टार्टिंग करोगे तो कभी कहीं जाओगे, कभी कहीं जाओगे। ठीक है, जैसे एक नया ड्राइवर कोई गाड़ी सीखता है, कोई बच्चा या व्यक्ति, तो वो क्या करता है, कभी गाड़ी को उस लेन में ले जाएगा, कभी दूसरी में ले जाएगा, मतलब जहाँ उसको निर्धारित दिशा में चलना है उससे भटक जाएगा वो। ठीक है, तो इसी प्रकार एक नया वेल्डर भी अपने पथ से भटक जाता है, उसको जहाँ चलना है वहाँ न चल के वो इधर उधर जाता है, जिससे बीड जो है हमारी वेल्डिंग बीड जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। ठीक है, ये अच्छी नहीं लगती, अच्छी वेल्ड नहीं कही जा सकती है। ठीक है, दूसरा एक स्ट्रेट बीड होती है, बिल्कुल कि जहाँ चलना है वहीं हम चले प्रॉपर। ठीक है, तो वो अच्छी बीड मानी जाती है। तो अनइवन बीड से हमारा मतलब होता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी बीड बनाई गई हो। ठीक है, तो अनइवन बीड ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, वेल्डिंग का अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेना है। ठीक है, ताकि बीड एक समान बने, अच्छे रिपल वाली बने। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल होगी जब हमें वेल्डिंग का पूरा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वही क्रैक्स, दरारें भी आ जाती हैं वेल्डिंग में। ठीक है, जो चीज़ जितनी कठोर होती है, ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धातु के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन की वजह से हार्डनेस बढ़ जाती है जोड़ की। ठीक है, तो जब हार्डनेस बढ़ती है, कठोरता बढ़ती है, तो ऐसे मेटल जिनमें कठोरता का गुण ज़्यादा होता है उनमें दरारें पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो
ऐसी जोबों को प्रीहीट करना पड़ता है, पहले वेल्डिंग करने से पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद में वेल्डिंग होने के बाद पोस्ट हीट करना पड़ता है, फिर से गर्म करना पड़ता है ताकि दरारों को रोका जा सके। ठीक है, तो कई बार बीड के अंदर दरारें आ जाती हैं, जैसे ये दरार आ गई, ठीक है, वेल्डिंग बीड में आ जाती हैं, उसका कारण खराब इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। ठीक है, कि जॉब में हमारे कुछ दूसरे एलिमेंट मिले हुए हैं और फिलर मेटल जो है हमारा उसके साथ मेल नहीं खा रहा, तो उसमें दरारें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम जैसी प्लेटों को जोड़ते हैं वैसे ही धातु का इलेक्ट्रोड हमें लेना पड़ता है जो कि उसके गैप को भरने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी इसके अंदर। ठीक है, तो दरारें भी आ जाती हैं, तो दरारों को रोकने के लिए हमें पहले जॉब को प्री हीट कर लेना चाहिए और वेल्डिंग के बाद पोस्ट हीट करना चाहिए। वो चैप्टर आगे आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, मैं अभी रेलवे की पटरियों का एग्जाम्पल दे रहा था, तुमने कभी ध्यान से देखा हो तो जब वो जोड़ लगाते हैं तो कम से कम 30 से 35 mm का इतना गैप रखते हैं दोनों के बीच में, उसके बीच में फिलर मेटल भरा जाता है। ठीक है, ताकि वो जो पिघली हुई धातु है जोड़ की जड़ तक चली जाए। ठीक है, दो प्लेटों को जब हम जोड़ते हैं तो हम रूट गैप रखते हैं 2 से 3 mm का। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रोड पिघल रहा है वो जोड़ की जड़ तक चला जाए। अब अगर दो प्लेटों को तुम बिल्कुल ऐसे मिलाकर वेल्ड कर दोगे ऊपर से और फिर जोड़ की जड़ तक मेटल नहीं गया तो क्या वो जोड़ मजबूत होगा? नहीं होगा, क्योंकि जोड़ की जड़ तक मेटल नहीं गया है। ठीक है, अब पेड़ को देखते हो तुम, पेड़ जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती है वो बड़े भयंकर तूफानों में भी खड़ा रहता है। ऐसे ही जो पेड़ ऊपरी तौर पर मजबूत दिखते हैं, जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, वो गिर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वेल्ड जोड़ भी ऐसे ही है, ये जो ऊपरी तौर पर तुम्हें मजबूत दिखेंगे और रूट तक उसके फिलर मेटल नहीं गया है वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, गैप को हम रखते हैं और पूरा जो है रूट तक फिलर मेटल जाना चाहिए। और कई बार जब नहीं जा पाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बोलते हैं, अधूरी पेनिट्रेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन का अर्थ होता है जॉब की जड़ तक फिलर मेटल का पिघल कर चला जाना। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन अच्छी आएगी तो जोड़ बिल्कुल मजबूत बनेगा, किसी भी प्रकार से उसको तोड़ पाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य त्रुटियाँ होती हैं जो कि वेल्डिंग करते समय उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ बचाव के वो भी होते हैं, उनको हम समय समय पर जानकर, ठीक है, उनसे बचने के उपाय अपनाकर इन दोषों को वेल्ड में आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो वेल्ड जितना दोष मुक्त होगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही उसकी गुणवत्ता जो है हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है भाई।